हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रविचंद्र यूपीएससी सीएसई। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में जो हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, इसके बारे में बात करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और लॉ के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। अगेन दिस वीडियो इज़ फॉर माय फ्रेंड्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं अभी फ़िलहाल, उनके लिए। एंड यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट अपने आप में, जो कि किस तरीके से बना के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। और अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो इसके फंक्शनिंग को, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि मेंस के एग्जाम्स वगैरह में अगर आते हैं तो अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो हम आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में और समझेंगे कि आखिर इसका फंक्शनिंग का क्या क्राइटेरियाज है, क्या आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं एंड कैसे इसका बिगनिंग हुआ। कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो हमारे डिस्कशन का पार्ट है। So this is me Ravichandra UPSC CSE, where you get current affairs updates, important topics on a very regular basis. And again, I'm requesting everybody to please subscribe the channel, share with your friends, press the bell icon so that you could get the notification on time. Start करते हैं और समझते हैं आराम आराम से कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है हमारा, और उसी को हम डील करने वाले होंगे आगे। देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसकी हम बात करते हैं, उसमें हम बात करेंगे इसका एक ओवरव्यू देखेंगे हम। सिंपली इसके कुछ ज्यूरिसडिक्शंस देखेंगे। अगर कोर्ट है तो ज्यूरिसडिक्शन होगा कि हाँ, इसके साथ डील करेंगे, जैसे कि जेनोसाइड के साथ डील करती है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का हो गया, वॉर क्राइम्स के साथ डील करना, एग्रेशंस जो होता है उसके साथ डील करना। कुछ बेसिस है इनके ज्यूरिसडिक्शन का, जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो बेसिकली लॉ के स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाएगा, उसके बेसिस पे काम करता है। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर प्रिंसिपल्स क्या है क्रिमिनल लॉ के। अगर देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो क्रिमिनल लॉ को गवर्न करती है, जहाँ तक आईसीसी की बात करें। कुछ एक्सक्लूजन भी हैं उसमें, कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ लोग होते हैं, कुछ कमांडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझेंगे, किस तरीके से लिमिटेशन है, कुछ मेंटल एलिमेंट्स को भी समझेंगे, है ना। और डिफेंस फॉर और ग्राउंड फॉर एक्सक्लूडिंग क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके ऊपर से क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी जाती है, क्या उसका कारण हो सकता है। मेंटल इनकैपेसिटी हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, सेल्फ डिफेंस, कुछ और सुपीरियर ऑर्डर्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ। एंड एट द एंड ऑफ द डे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इंडियाज स्टैंड ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी तक भारत का स्टैंड क्या रहा है, हम आगे क्या चाहते हैं और हम किस तरीके से इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं आराम आराम से। सो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। आईसीसी के ओवरव्यू की अगर हम बात करें आपको, तो जैसे मैंने आपको बोला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया है। आपको समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया की जो क्रिमिनल केसेस हैं वो शायद यहाँ पे डील होती होगी, कुछ ऐसा ही। हाँ, तो कुछ ऐसा ही है। पर उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि ये जो 1998 में जब रोम स्टैचू आई थी सामने, अभी हाल ही में, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 23-24 साल पुरानी ये कोर्ट बनी थी। 2002 से 1 जुलाई 2002 से फंक्शन करना स्टार्ट हो गया था। द हेग कैपिटल है किसकी, द नेदरलैंड्स की। वहाँ पे कैपिटल नहीं है, कि इफ आई नॉट रॉन्ग, कैपिटल नहीं, द हेग जो सिटी है ना, वहाँ पे द नेदरलैंड्स के जो द हेग सिटी है वहाँ पे इसकी सिचुएटेड है हेडक्वार्टर्स। उस वहाँ पे भी आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही मिलेगा। द परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसको बोलते हैं पीसीए, वो भी वहीं मिलेगा। इससे अलग कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी हम बात करेंगे। और एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो समझिएगा। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ना, वो 1998 में रोम स्टैचू के साथ उसको क्या किया गया था, हमने बनाया था, उसके साथ वो पावर में आती है, 2002 से स्टार्ट हो गया था। ये यूनाइटेड नेशन का कोई एजेंसी नहीं है, यूनाइटेड नेशन का कोई बॉडी नहीं है कि यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल ऑर्गन है। पर हाँ, यूनाइटेड नेशन के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। यूनाइटेड नेशन का रोल जो रहा है वो आईसीसी में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहा है, और वो बहुत बड़ा कारण भी रहा है भारत के लिए आईसीसी का मेंबर ना बनना आज तक। जहाँ तक आईसीजे की हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है, कंप्लीटली प्रिंसिपल ऑर्गन है। और एकमात्र वो ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो यूनाइटेड स्टेट जो है ना, वो वहाँ पे क्या सिचुएटेड नहीं है, वो बल्कि द हेग में है। और वो एक सिविल कोर्ट है, जबकि एक क्रिमिनल कोर्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो जो आईसीजे है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो दो देशों के बीच का जो नेशनल मैटर है या जो लीगल डिस्प्यूट होता है, जैसे कि आइलैंड का डिस्प्यूट हो गया, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, वो सब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है ना, वहाँ पे जो क्राइम्स है ना, बेसिकली अगर आपको कोई हेड ऑफ द स्टेट है या कोई मिलिट्री कमांडर है या कोई इंडिविजुअल है बहुत बड़ा, उसने ऐसा कुछ कर दिया, जैसे वॉर क्राइम्स करा, एग्रेशन वाला वर्ड जो है ना, ये जो रीजन है बाद में ऐड हुआ था। पहले 3 थे, वॉर क्राइम्स था, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था, और जो एक और है हमारा जो उसके साथ डील करता था। पर ये जो चीज़ है ना, ये बाद में, जैसे जेनोसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा पहले होता था, लेकिन अग्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लग गई, तो इस वजह से एग्रेशन को बाद में ऐड किया गया था इसमें।
तो इसके साथ डील करता है। जबकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन थोड़ा सा अलग है, बाइंडिंग नेचर का होता है वो बहुत ज़्यादा। वो भी जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में किस तरह का जो डिस्प्यूट है, जो इन दोनों से अलग डिस्प्यूट होता है, उसके साथ वो उसका मतलब जो आर्बिट्रेट करने में, समझ लो आर्बिट्रेशन का मतलब एक रिजोल्यूशन करने में, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में वो काम करती है। जबकि आईसीसी जो है वो 2002 से फंक्शनिंग स्टार्ट हुई। क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, पर हाँ यूनाइटेड नेशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। वो हम आने वाले जब इंडिया स्टैंड ऑफ आईसीसी पढ़ेंगे उसमें भी इस चीज़ को हम देखेंगे। तो ओवरऑल जो ओवरव्यू था वो यही था। इसका कुछ प्रिंसिपल और मैकेनिज्म होती है जिसके साथ ये काम करते हैं। कुछ इसके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपको याद रखना है कि बहुत बड़े बड़े देश जैसे भारत, चाइना है, फिर कुछ इस्लामिक स्टेट्स हैं, इसराइल है, फिर यूएसए है, इन सब ने अभी तक इस जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसके कॉन्सेप्ट को अग्री नहीं किया है। मतलब उन्होंने उसको ज्वाइन भी नहीं करा है, रेटिफाई साइन भी कुछ नहीं करा है, पर बहुत सारे देशों ने कर रखा है। उसका भी अपना कारण है, वो हम लास्ट अपने सिलेक्शन में स्लाइड में देखेंगे कि भारत का जो स्टैंड रहा है उसका क्या कारण रहा है कि हम इसके पार्ट नहीं बने और अभी तक हम इसका मेंबर नहीं है, और हम क्यों नहीं बनना चाहते हैं। तो कुछ मेंबर कंट्री जैसे मैंने आपको बताया वो पार्ट नहीं है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि लगभग 122 या 123 कंट्री जो हैं यूनाइटेड नेशन के वो इसके पार्ट है। पर आईसीजे में क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि अगर आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो तो आप आईसीजे के मेंबर तो ऑब्वियसली बन ही जाओगे। तो आईसीसी में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। आईसीसी में थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जर्वर इसका एक्चुअली यूनाइटेड नेशन में एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है। 18 जजेज अपॉइंट होते हैं मेंबर कंट्रीज से, और उसमें आईसीजे में 15 कंट्रीज अपॉइंट होते हैं, जिसमें अभी दलवीर भंडारी जी हमारे एक हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब ओवरव्यू थी एक आईसीसी की, जो मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो किस तरीके से सारा कुछ दे रखा है मैंने, कि रोम स्टैचू के अंदर हुआ था, द हेग में तीनों ही है। यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है ये, और ये एक्चुअली में जो आईसीजे वो प्रिंसिपल ऑर्गन है। आईसीसी जो है वो अपना एक क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है इसको, ठीक है। एक क्रिमिनल कोर्ट है, जैसे हमको बोला इंडिविजुअल्स को ट्राई करते हैं इसमें। मिलिट्री कमांडर हो गया, हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गया, कुछ ऐसा सुप्रीम कमांडर हो गया किसी भी स्टेट का। तो ऐसे इंडिविजुअल, जैसे अभी हाल ही में बताऊंगा अभी कि जो हमारा रोहिंग्याज के केस में जो आंग सान सू की हैं, अगर उनको इंडिविजुअली ट्राई किया जाता तो वो आईसीसी में ट्राई किया जाता, पर एज नेशन होल्डर उनको ट्राई किया गया तो आईसीजे के अंडर ट्राई किया गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहाँ उनके खिलाफ वर्डिक्ट आया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और आगे बढ़ेंगे, सेकंड पार्ट को देखें कि जो ज्यूरिसडिक्शन है ना वो किन किन क्राइम्स में है। जैसे जेनोसाइड के क्राइम में है, एक 4 क्राइम्स में होता है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और एग्रेशन, ये 4 हैं। हम आने वाले सेक्शंस पे इसके ऊपर बात करेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला बाद में ऐड हुआ था, जेनोसाइड और जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और एक जो हमारा वॉर क्राइम्स है, ये ओरिजिनली स्टैचू में ही इस्टेब्लिश हुआ था, बाद में ऐड नहीं हुआ था, शुरू से एडेड था इसमें। तो देखते हैं जुरिस्डिक्शन को, देखते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है। क्राइम्स जैसे मैंने आपको बोला आर्टिकल 5 में दिए हुए तीनों, मतलब चारों केसेज की, क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स एंड एग्रेशन जो भी है। आर्टिकल जो 6 कहता है वो जेनोसाइड के साथ डील करता है। जेनोसाइड का इन्होंने डेफिनेशन दे रखा है कि कोई भी ऐसा एक्ट इस इंटेंट के साथ किया गया हो कि वो या तो कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप हैं या इथनिकल ग्रुप्स हैं या नेशनल का कोई ऐसा ग्रुप है या कोई रेशियल ग्रुप्स है, या तो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो आप होली, या तो कुछ उसका पार्शियली। मतलब उसका जो इंटेंट होना चाहिए ना वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए, जो उसका इम्पैक्ट होगा। अगर आप इस तरह का कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट अगर आप करते हो तो इट शुड बी लार्ज इन नेचर। उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, किलिंग्स होना चाहिए बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा मेंटल हार्म होना चाहिए, सीरियसली इंजर्ड होना चाहिए लोग, इम्पोजिंग मेजर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट वर्ड्स। मान लो ऐसा करा, कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो आप, ठीक है, सॉरी, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि प्रिवेंट कर रहे हो किसी के जो वर्थ है उसको ऑल टुगेदर आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, मतलब आप नहीं कर सकते, या फोर्सली आप प्रिवेंट कर रहे हो, या फिर आप फोर्सली जेनोसाइड के कगार पर लाकर खड़ा कर दे रहे हो। आप उनको जैसे खाना ही नहीं दे रहे महीनों तक, आपको एक साथ बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फ्रॉम सर्टेन कास्ट, मतलब सर्टेन रेस, सर्टेन रिलीजन और सर्टेन इथनिसिटी। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसा जो उसके जो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है वो उसके लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है, या फिर जो दूसरे ग्रुप्स हैं उसके जो ट्रांसफ़र हैं बच्चों को वो बहुत ज़्यादा फोर्सेबली कर रहे हो, ये चीज़ आती है जेनोसाइड में। आर्टिकल 7 में होता है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप सोचो मानवता के अगेंस्ट, एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। इफ़ अ लेडी इज़ अ प्रेग्नेंट पर्सन, आपने उसके पेट पे लात मार दी, लिटरली, मतलब 7 मंथ 8 मंथ प्रेग्नेंट कोई लेडी, उसके पेट पे आपने लात मार दी जूते से,
डू यू फील दैट इज इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन ह्यूमैनिटी? मानवता इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करती, क्रूरता बोलते हैं इसको। आर्टिकल 7 में नहीं ऐड किया गया था। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो वॉर में होती थी वो इतना डेडली होता था कि उसको मानवता के रूप में, किसी का यार अब मरना है तो मार दो गोली, उसको पैर काट रहे हो, फिर उसका इंजॉय कर रहे हो उसके मर्डर को, उसके मरने का। दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यू नो, इट इज़ समथिंग दैट इज कंसिडर्ड एज क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसी के पर्पज से जो हमारा स्टैचू है रोम का ना, उसके आर्टिकल 7 में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को ऐड किया गया, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो नीचे दिया हुआ है, व्हेन कमिटेड एज अ पार्ट ऑफ अ वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिक अटैक डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी सिविलियन पॉपुलेशन विथ नॉलेज ऑफ द अटैक, या तो आप उसका मर्डर कर रहे हो, एक्सटर्मिनेशन कर रहे हो, इंस्लैममेंट कर रहे हो, डिपोटेशन ऑफ फॉर्सिबल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, रेप है, सेक्सुअल वायलेंस है, प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो ज़बरदस्ती का उनके साथ, उनके फिजिकल लिबर्टी को ऑल टुगेदर आप खत्म कर देते हो, परजिक्यूशन कर रहे हो बहुत बड़े लेवल पे। परजिक्यूशन बट सुना होगा, बहुत ज़्यादा होता है न्यूज़ में। द क्राइम ऑफ अपार्थाइड, जिसको रंग भेद की नीति बोलते हैं। इन्फोर्स डिसअपियरेंस ऑफ पर्सन्स कर रहे हो आप, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी जो उनके बॉडी को, उनके मेंटल को, उनके इंजरी को और बढ़ाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ डेफिनेशंस दिए गए, जैसे अटैक का डेफिनेशन क्या होता है वो इसमें आप पढ़ सकते हो। एक्सटर्मिनेशन मतलब होता है कि दैट इज समथिंग दैट इज इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइफ, मेनली द डिप्रिवेशन ऑफ एक्सेस टू फूड एंड मेडिसिन कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। समझ को कहने का मतलब एक्सटर्मिनेशन क्या हो गया, मतलब एकदम से इतनी खराब हालत उनको ला कर रख दिए हो आप कि या तो उनका फूड सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई बंद कर दिए हो आप, मतलब समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ ह्यूमन पर्सन, यू नो। टॉर्चर का डेफिनेशन दिया हुआ है। फूड फोर्स प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको बोला, फोर्स प्रेगनेंसी अगर आप किसी का कर रहे हो जबरदस्ती का, यू नो, उनके मेंटल हार्म दे रहे हो, उनको बॉडीली इंजरी कर रहे हो। परजिक्यूशन का मतलब इंटेंशनल और सेवियर डिप्रीवेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कंट्रारी टू इंटरनेशनल लॉ बाय रीजन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप और द कलेक्टिवली। सो दिस इज समथिंग दैट इज डिफाइंड अंडर, यू नो, आर्टिकल जो हमारा 9 है, सॉरी आर्टिकल जो 7 है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसका जो सब क्लास 2 है ना, उसके अंदर उन्होंने सब कुछ क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है सिंपली। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है आईसीसी के पर्सपेक्टिव से जानना। इसी में कुछ और भी चीज़ें, इनफोर्स डिसअपियरेंस ऑफ पर्सन, मतलब उसको आपने ऐसा जगह नज़रबंद कर दिया कई लोगों को कि लाइक काफ़ी सालों तक उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग। और जेंडर का भी उन्होंने सिंपली माना है। जेंडर मतलब या तो मेल हो या तो फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर जो भी आप मान रहे हो उसके हिसाब से उनको मतलब कहीं से भी ये नहीं कि मेल है तो फीमेल वाले ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसा नहीं। अगर जेंडर है तो जेंडर है, उस तरीके से इसको मानकर ये सारी एक्टिविटीज़ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कंसीडर किया गया था। आर्टिकल 8 है वो वार क्राइम्स के साथ डील करता है। वार क्राइम्स कहने का मतलब वॉर के टाइम पे जो किलिंग्स होती हैं वो ह्यूमन है कि इनह्यूमन है, वो तो आर्टिकल 7 में आ जाएगा। पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं वॉर के टाइम पे जो गलत होती हैं। मतलब उनका एक्टिविटी, उनका पर्पस ये होता है कि हम इस वॉर का बस गलत फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे अगर रेप हो रहे हैं या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आप बिल्कुल ही मार रहे हो, बिल्कुल किलिंग कर रहे हो, बस हाँ बस मन कर रहा है लाखों को मार दिए एक साथ, यू नो, रेप केसेस कर रहे हो, उनके साथ उनका ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, ह्यूमन ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उनके ऊपर, वायरस वगैरह ट्रीट कर रहे हो, कैसे यू नो, फिर उनकी प्रॉपर्टी का एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, या फिर अनलॉफुली उनके प्रॉपर्टी को आप ना पूरा का पूरा एब्जर्व कर रहे हो, मतलब एब्जर्व इन द सेंस लाइक उनका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर लिए हो, ठीक है, इलीगली। या फिर वही सेम सीरियस इंजरी कर रहे हो आप, कंपेलिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर और अदर प्रोटेक्टेड पर्सन टू सर्व इन द फोर्सेज ऑफ अ स्टाइल पावर। आपने प्रिजनर ऑफ वॉर को फोर्स करा है कि वो आपके देश के साथ, आपने उसको पकड़ लिया है कि अब मैं मेरे देश के लिए फाइट करो, तुम अपने ही ओरिजिनल कंट्री के खिलाफ फाइट करो, तो दिस इज समथिंग दैट इज वॉर क्राइम। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आज तक केसेज आए हैं कि अगर आपने फेयर और रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं दिया है, अगर ट्रायल नहीं दिया प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, तो वो भी कहीं ना कहीं वॉर क्राइम ही माना जाता है। उसके अलावा टेकिंग टू हॉस्टेजेस, बहुत बड़े लेवल पे हॉस्टेजिंग कर रहे हो आप, अनलॉफुल डिपोटेशन और ट्रांसफ़र ऑफ अनलॉफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो आप, वो भी बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है वॉर क्राइम में। तो कुछ ऐसे ही डेफिनेशंस इनको दिए हुए हैं, ठीक है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम पर, कि अगर इंटेंशनली डायरेक्ट कर रहे हो अटैक्स अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन एज सच और अगेंस्ट इंडिविजुअल सिविलियंस नॉट टेकिंग डायरेक्ट पार्ट इन द हॉस्टिलिटी। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बोला था कि आप क्या कर रहे हो ना वॉर क्राइम्स के नाम पे, कि आप ना प्रिजनर्स ऑफ वॉर तो छोड़ो, जो सिविलियंस हैं उनको फोर्स कर रहे हो कि आप मेरे साथ लड़ो, मेरे लिए लड़ो, अपने देश के खिलाफ लड़ो, या फिर उनके साथ आप गलत कर रहे हो, जब उनको बेवजह का मार रहे हो, कई सारे लोगों को आपने एक साथ मार दिया, ठीक है, या फिर इंटेंशनली आप ऐसा कोई अटैक कर रहे हो जो आपको पता है कि दिस कैन काउज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द सिविलियन पॉपुलेशन एंड दैट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल अटैक दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ केमिकल अटैक, सर्टेन थिंग्स दैट आर लाइक यू नो सिविलियन ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं जो वॉर क्राइम है उसमें कंसिडर की जाती है। या फिर कोई ऐसा कॉम्बैटेंट है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल है, उसको आप और गंदे तरीके से मार रहे हो, वो चीज़ें इसके अंदर में आती है।
कुछ ऐसा बॉम्बार्डमेंट कर रहे हो, अटैक कर रहे हो जो आपको पता है गांव में होगा, विलेज में होगा, या कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे हो सकता है। सो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर वॉर क्राइम्स में डिफाइन की गई है, चाहे वो इन ह्यूमन है या नहीं है। हम बस वॉर क्राइम की बात करें, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट तो आर्टिकल 7 में आएगा, जेनोसाइड मैंने आपको बताया किस में आएगा। अब वो जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है कि वॉर के टाइम पे जो आपने क्राइम्स करे वो वॉर क्राइम्स आएगा, ठीक है। किलिंग और रूंडिंग ट्रेचरसली इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द हॉस्टाइल नेशन और आर्मी, आप उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरसली मतलब कि आप पे जो छिप कर आप मार रहे हो, हाइड एंड सीक पॉलिसी के साथ उसको मार रहे हो, डिक्लेयरिंग दैट नो क्वार्टर विल बी गिवन, मतलब कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं दे रहे हो आप उनको, है ना, कि कुछ भी अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं होगी। पिलेजिंग, लास्ट टाइम ही मैंने बोला था, पिलेजिंग अ टाउन कहने का मतलब प्रॉपर्टी को आपने पूरा का पूरा क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। एम्प्लॉइंग पॉइजन और पॉइजन वेपन से भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। डिस्ट्रॉइंग और सीजिंग द एनिमीज प्रॉपर्टी अनलेस सच डिस्ट्रक्शन और सीजर भी इंपरेटिवली डिमांडेड बाय द नेसेसिटीज ऑफ वॉर। कहीं ना कहीं जो वॉर की नेसेसिटी है ना, उसको प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी को आप क्या करो, फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा इंपैक्ट कर, ज़रूरत से ज़्यादा आप क्या करो, फाइट कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे आप इंटेंशनली जो है ना वो डैमेज पहुँचा रहे हो। ये सारी चीज़ें वॉर क्राइम में आएंगी। आगे देखेंगे, कुछ ऐसे हार्ड बुलेट्स का यूज़ कर रहे हो आप जो बहुत ही ज़्यादा जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, दम मतलब आपकी जो बॉडीली इंजरी बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसका आप अपने बेनिफिट के लिए आप यूज़ करो, उसको एज अ अटैक ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो। कुछ ऐसा पर्सनल डिग्निटी किसी की जो डिग्रेडमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला लेडी हैं, जो वीमेन है, जो बच्चे हैं, जो ओल्ड एज हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है किसी भी इमोशनल अटैचमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो उसका आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो वॉर के टाइम पे, उनका क्या हॉस्टिलिटीज़ के कैसे आप यूज़ कर रहे हो। कुछ ऐसे वेपन्स का यूज़ करो जो आपको पता है कि दैट कैन काउज सुपरफ्लुअस इंजरी और अननेसेसरी सफरिंग और विच द इनहेरेंटली इनडिस्क्रिमिनेट इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ऑफ सच कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर दी गई। कंस्क्रिप्शन कहने का मतलब फोर्स्ड, उनको फोर्सली क्या कर रहे हो कि आर्मी में रिक्रूट कर रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमने कंसीडर करे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे आईसीसी फाइट कर सकती है, ठीक है। एक और लास्ट है, वो है कि क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला था बाद में ऐड किया गया था। तो 20 कहने का मतलब जो 22 लिखा है ना, इसको बाद में ऐड किया गया था हमने, आर्टिकल जो 8 है उसके अंदर ही क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। क्राइम्स ऑफ एग्रेशन कहने का मतलब कि कोई ऐसा इन्वेजन किया आपने, जैसे रशिया ने भी कहते हैं लोग कि यूक्रेन का इन्वेजन किया है, कि मतलब बेवजह की लड़ाई कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इन्वेजन कहलाती हैं। एग्रेसिव स्टेट कौन है, रशिया। तो रशिया के खिलाफ ही एग्रेसिव स्टेट होने की वजह से आईसीसी ज़्यादा एक्ट भी कर रही है। या तो पोर्ट्स को ब्लॉकेट कर दे रहे हो, या बॉम्बार्डमेंट आर्म्ड फोर्सेस का कर रहे हो, कुछ ऐसे एग्रेशन आकर बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं था कि पहले से देयर वाज नथिंग लाइक दिस कि हाँ वॉर होनी चाहिए, या कोई एग्रीमेंट आपने मौका नहीं दिया, एंड यू आर जस्ट एन एग्रेसर स्टेट, ठीक है। या आर्म्ड फोर्सेज लैंड पे, सी पे, एयरफोर्स पे, मराइन पे, एयर फ्लीट्स में आप बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हो, ठीक है। इन्वेजन करा जैसे मैंने आपको बताया, वो आर्टिकल 8 के अंदर में सब पार्ट्स में डील होती हैं। The use of armed forces of one state which are within the territory of another state with the agreement of the receiving state in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence। आपने किसी के साथ ये एग्रीमेंट कर रखा है कि जैसे यूएसए के सोल्जर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत साउथ अफ्रीका में, फिलीपींस, साउथ कोरिया में, फिलीपींस में, जापान पे और भी सारे देशों में रहते हैं। अब एग्रीमेंट कर रखा है आपने, अब क्या करें कि पता चले कि सोल्जर्स जो हैं यूएसए के वो उन्होंने जापान में रहकर ही जापान पे अटैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट है उसका वायलेशन होता है। तो स्टेट ऑफ एग्रेसर कौन कहलाएगा, यूएसए कहलाएगा। उसी तरीके से आप टेरिटरी का यूज कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो अपनी टेरिटरी का यूज़ करना दूसरे स्टेट के खिलाफ। जैसे फॉर एग्जांपल बेलारूस ने भी अलाउ कर रखा है रशिया को कि आप मेरे यहाँ से जाइए, एंट्री करिए, आप टैंक्स लेकर जाइए, हमारे सोल्जर्स भी आपके साथ लड़ेंगे, आपके सोल्जर्स के साथ लड़ेंगे यूक्रेन के खिलाफ। तो ये जो स्टेट है, तो सिर्फ रशिया ही नहीं, बेलारूस भी एग्रेसर स्टेट में काउंट किया जाएगा अगर आपने उनके बिहाफ में भेजा है। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये मैंने बताया जो फाइट है वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे कि कुछ बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लीगल मैगजीम से कर देख लेते हैं, सुन लेते हैं, 1 सेकंड की बात है, 1 मिनट में हो जाएगा। कि जो ज्यूरिसडिक्शन रेसने मैटेरिया, ज्यूरिसडिक्शन रेसने टेम्पोरिस, ज्यूरिसडिक्शन रेसने लोकी, ज्यूरिसडिक्शन रेसने पर्सोना, ये 4 बेसिस हैं ज्यूरिसडिक्शन के जो लीगल मैक्सिम लॉ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लॉ के बच्चे हो तभी आप ये चीज़ समझ पाओगे। इसमें देखो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लोकी वाला मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे समझो कि लोकी इन द सेंस की लोकेशन की बात की जा रही है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जा रही है। कोई भी ज्यूरिसडिक्शन अगर एक्सटेंड होती है आईसीसी की, तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि मटेरियल्स क्या है, ठीक है, फैक्ट्स क्या हैं, वो ये देखेगा। मटेरियल देखेगा, सर्कमस्टांसेस देखेगा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर देखेगा। तो वो पहला में आ गया रेसने मटेरिया में, उसके नेचर, मटेरियल ने सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ही अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। दूसरा होता है टेम्पोरिस। टेम्पोरिस कहने का मतलब कि
कोई भी स्टेट पे तभी इंप्लीमेंट होगा, कोई भी इंडिविजुअल पे तभी इंप्लीमेंट होगा अगर वो इंडिविजुअल उस स्टेट का पार्ट है और उस स्टेट ने उसको बाइंडिंग कर रखा है, मतलब उसके साथ रेटिफाई कर रखा है। जैसे भारत मान लो रेटिफाई कर रखा है, दो हमने अभी तक रेटिफाई साइन नहीं किया हुआ है, पर अगर हम किए होते और हमारे देश के किसी मिलिट्री कमांडर पे बात आती तो वो रेस्ने टेम्पोरिस में ये होता कि हम जब से फोर्स में आई है स्टैचू 2002 के बाद, तो उसके बाद ही जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसका हम पार्ट करेंगे, या फिर जब से वो मेंबर कंट्री पार्ट बनी है तब से ही हम वो देखेंगे, उसके पहले का हम नहीं देखेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रेसने टेम्पोरिस कहने का मतलब कि पहले, मतलब एक्ट आने के पहले जो हो चुके हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक्ट के आने के बाद जो केसेज आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन, तो यूक्रेन के लिए बात कर सकते हैं, रशिया को हम नहीं बोल सकते ना आईसीसी के अंदर कि व्लादिमीर पुतिन को लेकर आओ। पर हाँ, रशिया यूक्रेन का सपोर्ट में आप भले ही कोई जजमेंट पास कर सकते हो, पर वो रशिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, कहीं से भी रशियन टेरिटरी में उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा। रिलेशन लॉ की वही ज्योग्राफी के बेसिस पर आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो लोकेशन है उसके हिसाब से आप इसको एक्सटेंड करोगे अपनी ज्यूरिसडिक्शन को। एंड रेसने पर्सना, वही सेम चीज़ कि किस पर्सन पे लगेगा, वो उसका पार्ट है कि नहीं है, उस देश का, उस स्टेट का पार्ट है कि नहीं है, इस चीज़ों को देखते हुए जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड करती है। 4 चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स क्रिमिनल लॉ के। जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बात करूंगा बिकॉज आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ विथ यू एज वेल, तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आर्टिकल 22 कहता है नलम क्राइमम साइने लेगा, ये भी एक तरीके का मैक्सिम है। ए पर्सन शेल नॉट बी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल अंडर दिस स्टैचू अनलेस द कंडक्ट इन क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट्स एट द टाइम इट टेक प्लेस अ क्राइम विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। वही जो मैंने आपको बोला रेसने मैटेरिया और रेसने पर टेम्पोरिस वाला, ये तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी पर्सन पे तब तक कि ये जो क्वेश्चन है, जब तक ये स्टैचू फोर्स में नहीं आती उसके बाद ही लगेगा। और एट द सेम टाइम जो कंडक्ट है वो ये देखेगा कि किस टाइम पे कंडक्ट की गई थी, क्या स्टैचू उस टाइम पे अवेलेबल था कि नहीं था। आगे है आर्टिकल 23 में कहता है नुला पोएमा साइने लेगे, ये भी एक तरीके का मैक्सिम है जो कहता है पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट में बी पनिश्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द स्टैचू। वही एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है स्टैचू का, उसके अनुसार ही आप किसी को पनिश कर सकते हो, जिसको मतलब होता है नूला पोएमा साइने लेगा। एक होता है नल्लम क्राइमियम साइने लेगा, मतलब क्राइम को हम देखेंगे कब की गई है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नल्ला पोइमा मतलब कि वो जो मतलब पर्सन है वो कन्विक्ट हो सकता है कि नहीं, अगर होगा तो किस जो हमारा स्टैचू है, जो हमारा स्टैचू कहती है रोमन स्टैचू, उसी के बेसिस पे हम करेंगे। एक होता है नन रेट्रोएक्टिविटी रेस्टा परसेना, नो पर्सन शैल बी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल अंडर दिस स्टैचू फॉर कंडक्ट प्रायर टू द एंट्री इनटू फोर्स। वही टेम्पोरिस वाला केस, पहले नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, वो डिपेंड करता है इन्हीं सब प्रिंसिपल्स पे कि पहले लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव भी नेचर है कि नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है क्या है, वो आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे देखो कि वो पहले तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि वो स्टैचू आने के बाद 2002 के बाद ही लग रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत मैटर करता है। जो बेसिकली एक्ट है हमारा आईसीसी जो फंक्शन करती है रोमन स्टैचू, वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है, ना कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आईसीसी में जाते हैं मैटर्स। पर अगर कोई मिलिट्री कमांडर, जैसे कि आपको पता होगा श्रीलंका में जब लिट्टे के खिलाफ सिविल वॉर हुई थी, तो वहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स थे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आईसीसी में केसेस चले थे उस टाइम पे 2009-10 में, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वार क्राइम्स करे हैं, वार क्राइम्स के केसेस चलते। फिर महिंदा राजापक्षे भी अभी कई बार बातचीत चलती है, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर भी प्रेसिडेंट थे, तब भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा बातें हुई थी कि महिंदा राजापक्षे ने सपोर्ट किया है। तो एज ए इंडिविजुअली आप सैंक्शन कर सकते हो, एज ए इंडिविजुअली किसी को डील कर सकते हो। द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर नेचुरल पर्सन्स परसुएंट टू द स्टैचू। नेचुरल पर्सन, वो लास्ट वाला मैगजीन मैंने बोला था ना, रेसने परसेना, वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो आपका पर्सन है उसको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट शैल बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैचू। वही इन अकॉर्डेंस विद स्टैचू, लास्ट वाला आर्टिकल जो 24 है, नन रेट्रोएक्टिव रेसने पर्सना और नला पोइमा साइने लेगे, इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे हम। और ये जो आपका आर्टिकल 25 में कहता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैंने आपकी बात की, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कुछ ऐसा ऑर्डर्स आपने दिया हो या कुछ ऐसा आपने सपोर्ट प्रोवाइड किया हो कि जिसने वार क्राइम्स कमिट कराए, या कमिट करने में आपने हेल्प की, या आपकी नॉलेज में वो पता था कि वो ग्रुप ऐसा कमिट करता है, उसके बाद आपके पास पोजीशन था रोकने का, फिर भी आपने सपोर्ट किया, तो भी ऐसा हो सकता है। या आपने कुछ ऐसा एड किया, एवेट किया, कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया एट द पोजीशन ऑफ पावर होने के बाद भी आपने उस जो पोजीशन का गलत यूज़ किया वॉर क्राइम्स के लिए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, जेनोसाइड के अगेंस्ट, तो वो कंसिडर किया जाएगा। ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है कि इंडिविजुअली, जॉइंटली, इन अ ग्रुप अगर आप एक्ट करते हो तो जेनोसाइड है कि नहीं है, या पब्लिकली कैसे उसको डील किया जाएगा, कि वो सारी चीज़ें इसी के अंदर डील की गई हैं आर्टिकल 25 में इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। कुछ और भी चीज़ें हैं
कि एग्रेशन अगर हो रही थी आपके स्टेट में, अगर कोई बंदा एग्रेसिंग स्टेट कर रहा था, तो बीइंग एट द डोमिनेट पोजीशन अगर आपने उसको रोका नहीं, और कहीं ना कहीं आपका भी है बोलते हैं ना कि वो बहती गंगा में हाथ धोआ, अगर आपने ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है, तो यू विल बी अंडर वॉट आईसीसी ज्यूरिसडिक्शन एज अ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 25 इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें हैं। एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन वो पर्सन अंडर 18 साल से नीचे वालों को इनसे बाहर रखा गया है। कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर इररिलेवेंस है, आर्टिकल 27 में कहता है कि दिस स्टैच्यू शैल अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन ऑफिशियल कैपेसिटी। मैंने तो पहले आर्टिकल 25 में बोला ना कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है विदाउट एनी पोजीशन, आप किस पोजीशन पर मैटर ही नहीं करता। इफ़ यू आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, आपको पकड़ा जाएगा, चाहे आपकी पोजीशन जो भी है। इसको बाद में आर्टिकल 27 में बोला भी गया कि इररिलेवेंस ऑफ ऑफिशियल कैपेसिटी। ऐसा नहीं कि आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको नहीं, यार प्रेसिडेंट को कैसे बोल सकते, ऐसा नहीं होता है। इफ यू आर अ प्रेसिडेंट एंड यू हैव कमिटेड वॉर क्राइम, जेनोसाइड, समथिंग लाइक दैट, यू विल बी अंडर वॉट आईसीसी ज्यूरिसडिक्शन। इन पर्टिकुलर ऑफिशियल कैपेसिटी एज हेड ऑफ स्टेट, गवर्नर, मेंबर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शैल इन नो केस एग्जाम्पशन। जैसे मैंने आपको बोला, इम्यूनिटीज़ वगैरह जो हैं ऑफिशियल कैपेसिटी को वेदर नेशनल, और वो सब कहीं से भी इस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को रोकती नहीं है। आपका नेशनल लॉ जो भी कहता हो, हमारे देश में आप गवर्नर और प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले 14 दिन बाद जो सिविल केसेज हैं उसमें जो अरेस्ट हैं, अरेस्ट वगैरह की जो केसेज हैं, पूरा इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14-15 में हमने पढ़ा होगा उसके बारे में, रूल ऑफ लॉ में। तो वो चीज़ें यहाँ इंटरनेशनल में नहीं लगती। आपके नेशनल लॉ में जो भी कहता हो, इंटरनेशनल में ये चीज़ें नहीं चलती। चाहे ऑफिशियल पोजीशन कुछ भी एक्वायर करते हो, अगर आपने कमिट करा है तो यू विल बी अंडर वॉट, वो 4 केस है, जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और एग्रेशन। अभी व्लादिमीर पुतिन अगर रसिया ने साइन कर रखा होता ना, तो अभी व्लादिमीर पुतिन आराम से इस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 25 के अंदर आ गए होते। उन्होंने एग्रेशन करा है। कुछ कमांडर जैसे मैंने आपको बोला, मिलिट्री कर्नल जैसे, मिलिट्री जनरल जैसे मैंने आपको श्रीलंका का एग्जांपल दिया, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से भी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो कहीं से भी छूटे नहीं जाएंगे। चाहे उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ कोर्ट मार्शल होता है तो कोर्ट मार्शल करेंगे, उनका चेकअप इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स करेगी जो आर्मी की होती है, वो सब नहीं। अगर आप इंडिविजुअल हो स्पेसिफिकली ऑफिशियल कैपेसिटी में तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप कमांडर में हो, जनरल पर्सन हो, कोई ऐसा सुपीरियर हो, तब भी आप इसके अंडर में आओगे, कहीं से भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये साफ साफ इसमें बोला हुआ आर्टिकल 28 में। कुछ और आर्टिकल 29 कहता है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ इन लिमिटेशन की बात की जाती है। वो एक देख लेते हैं कि द क्राइम विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन। चाहे मैंने बोला आपको कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसा बना रखा है या नेशनल लेवल पर कुछ बना रखा है, उससे मैटर नहीं करता है, वो बिल्कुल इसके अंदर में ही आएगा और वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी आपकी। आर्टिकल 31 कहता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स जहाँ पे जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम एक्सक्लूड करेंगे। वो क्या क्या है एक बार देख लीजिए कि द पर्सन सफर्स फ्रॉम अ मेंटल डिजीज। आप इंटॉक्सिकेटेड थे, जैसे मैंने आपको बोला था ना, हमारे सिलेबस में था, इंटॉक्सिकेटेड हो, इस स्टेट में नहीं थे, आपका मेंटल डिजीज इतना था, आप मेंटली कैपेबल नहीं थे, या फिर आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक्ट किया है, या कुछ ऐसा क्राइम किया है जो ऐसा समथिंग दैट इज़ लाइक सेल्फ डिफेंस में किया, इमिनेंट डेथ हो, पेनल्टी था, सॉरी इमिनेंट बोल सकते हो उसको, आपके जो बॉडली था उसके ऊपर एक हार्म होने वाला था, एंड यू आर अवेयर दैट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन विद यू इन योर ओन माइंड सेट। वो लेकिन वही है ना कि फैक्ट्स एंड एविडेंसेस देने पड़ेंगे आपको। तो जो 4 चीज़ें, सेल्फ डिफेंस, डेथ था, पेनल्टी मतलब डेथ थ्रेट था आपके ऊपर, सिंपली है ना, ये थ्रेट बट दिमाग में नहीं आ रहा था, इसलिए बार बार कुछ और निकल रहा था। ये ऐसा कुछ इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था। आपने कॉन्टैक्ट वगैरह में पढ़ा होगा कि इंटॉक्सिकेटेड वालों को नहीं बोलते, 7 साल से नीचे वालों को नहीं माना जाता, वो सारी चीज़ें इसमें है। और मेंटल डिजीज़ है बहुत ज़्यादा है तो भी नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 31 में दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल्स। या तो आपने कुछ ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ है, सेल बी ग्राउंड फॉर एक्सक्लूडिंग क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी पढ़ा होगा आपने, मिस्टेकन ऑफ लॉ, मिस्टेकन ऑफ फैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जहाँ पे फैक्ट की अगर मिस्टेकन हुई है, लॉ की मिस्टेकन हुई, तो कैसे ट्राइब्यूनल एक्ट करता है। क्योंकि ये सब जो एजेंसीज ये सब क्या है, ट्राइब्यूनल्स ही तो हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, PCA, सब क्या है, दीज ऑल आर ट्राइब्यूनल्स, है ना, परमानेंट है, और बस नेचर यही है उनका परमानेंट है, पर है तो ट्राइब्यूनल्स ही। तो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट हुआ तो आपको, लेकिन वही नहीं, एविडेंसेस देने पड़ेंगे आपको एक्सक्लूड होने के लिए, अगर आपको एज ए क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आना है तो। और चाहे किसी भी तरीके का हो जुरिडिक्शन से बाहर आने के लिए, और मे बी ग्राउंड फॉर एक्सक्लूडिंग क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नेगेट्स द मेंटल एलिमेंट, जो आर्टिकल 31 में नहीं दिया हुआ है। कुछ सुपीरियर ऑर्डर्स हैं और आपको पता है कि यू आर जस्ट फॉलोइंग द सुपीरियर ऑर्डर्स एंड यू आर नॉट एक्चुअली एज लाइबल एज योर सुपीरियर ऑर्डर्स आर लाइबल। आर्टिकल 33, मान लो कि प्रेसिडेंट ऑफ सर्टेन स्टेट इज इन गिविंग अ डायरेक्शन कि यार तुम्हें नौकरी खा जाऊंगा रात की रात अगर तुमने 50 लोगों को नहीं मारा, एंड यू आर इन टू दैट डायलेमा, एंड यू आर गिविंग सर्टेन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस कि जहाँ पे जो मैंने वॉर क्राइम करे हैं, इट वॉज नॉट एज इंटेंशनल एज आई वॉन्टेड, इट वॉज जस्ट हैपेंड बिकॉज समबडी हैज गिवन मी अ काइंड ऑफ सुपरफ्लुअस ऑर्डर, और बहुत ज़्यादा सुपीरियर ऑर्डर आया था, आई कुड नॉट डिनाई, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ये भी आर्टिकल 33 के अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं।
और समझेंगे। कुछ जैसे आर्टिकल 25 में सिग्नेचर, रेटिफिकेशन और एक्सेप्टेंस और अप्रूवल की बात आती है कि कब से कैसे रेटिफाई करना है, रोम स्टैच्यू कैसे फोर्स में आएगा, इंट्री में कब से आएगा, 2002 से कैसे आएगा, यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है, किस तरीके से एजेंसीज काम करती हैं। देखिए ओवरऑल तो बहुत बड़ा था इसमें, अगर मैं चाहता तो आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता था, पूरी की पूरी रोम स्टैच्यू लेके बैठ जाता, पर हमारे सिलेबस में इतना है नहीं। ठीक है, मैं जिनके लिए पढ़ा रहा हूँ स्पेसिफिकली उनके सिलेबस में इतना है नहीं पढ़ना। एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहा है, बचना है बचा उसको पढ़ लेते हैं कि इंडियाज स्टैंड ऑन आईसीसी। इंडिया का स्टैंड आज तक क्या रहा है आईसीसी के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर भारत का स्टैंड क्या रहा है। देखिए सबसे पहले तो यह है कि भारत का स्टैंड आईसीसी के ऊपर बहुत ही मतलब निराशाजनक रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। और जब से बनी है 2002 से, तब से ही हम कभी इसको सपोर्ट कर किए नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी मेंबर्स काउंसिल के जो 5 है ना, रसिया, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और अपना चाइना, ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इन सब एजेंसीज़ को। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरी चीज़, एजेंसीज़ क्या करेंगी, हमारे खिलाफ ही काम करें। जैसे हमें पता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हमारा जो नक्सलाइट स्टेट है, हमारे कुछ नक्सलाइट रीजन्स है, सॉरी स्टेट नहीं नक्सलाइट रीजन्स हैं, जम्मू कश्मीर में एक्टिविटीज़ जैसे कि बॉर्डर्स वगैरह पे काफ़ी बढ़ जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं इंटरनली। हमारे अंदर एग्रेसिंग स्टेट बहुत ज़्यादा रहता है आर्मीज़ का, क्योंकि द काइंड ऑफ एग्रेशन दे फील ऑन द ग्राउंड, तो उनको भी उस तरीके से रिप्लाई करना पड़ता है। तो इसका गलत फ़ायदा उठाई जाती है। फॉरेन नेशंस क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेप लिया जाता है, अगर किस तरह का एग्रेशन होता है और मिलिट्री अगर उसके खिलाफ क्रैकडाउन करती है, जैसे AFSPA वगैरह में करते हैं ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958, तो उसमें जो ये चीज़ें हुई थी उसके बाद ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आता। वो हमारे मिलिट्री जनरल्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को लेके चले जाते आईसीसी में, और वहाँ फिर उनको खिलाफ उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। होता क्या है कि बाइंडिंग हो जाती है, फिर वो थोड़ा सा एक तरीके से सैंक्शन लग जाता है ऊपर, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते इंटरनेशनली, बहुत ज़्यादा उनका मजाक बन के रह जाता है देश का। एक ये रीज़न था। और भारत ने प्रपोजल दिया कि जो न्यूक्लियर एटम का जो है अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी आती है, जेनोसाइड वगैरह 4 है ना, उसके अलावा भी ऐड किया जाए। उसे ऐड नहीं किया गया था उस टाइम पे, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें हैं, और भारत वैसे भी जिनेवा कन्वेंशन का जो आर्टिकल 3 है ना, उसको अभी तक रेटिफाई नहीं कर पाए थे काफ़ी समय तक, नहीं कर पाए आज भी। मतलब जो नॉन इंटरनेशनल कैरेक्टर है उसको हम नहीं मानते बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारा ना मानने का एक रीज़न रहा है आर्टिकल 3 का, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रहा है जिनेवा कन्वेंशन के अंदर। और क्योंकि नॉन इंटरनेशनल कैरेक्टर को आप डिफाइन नहीं करते ना, आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लगता है, वो अनफेयर लगता है, क्या है डेफिनेशन पता नहीं चलता वहाँ पे, और वो भारत जैसे देशों के साथ बहुत गलत तरीके से यूज किया जाता है। और इनअप्रोप्रिएटली वेस्टेड विथ कॉम्पिटेंस एंड पावर्स टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन, और बहुत ज़्यादा पावर इस तरीके से दे दिया गया आईसीसी को कि वो किसी भी देश के एक इंडिविजुअल को मतलब डिटेन कर सकते हैं। तो दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, वो भी सही चीज़ नहीं था। कुछ न्यूक्लियर वेपन्स की, जैसे मैंने आपको बोली, टेररिज्म की बात की थी, भारत की टेररिज्म एक्टिविटीज़ को इसमें ऐड किया, जब वो आज तक ऐड नहीं किया गया। भारत ने एक CCPA भी यूनाइटेड नेशन में दिया था, जो कॉम्प्रिहेंसिव जो काउंटर टेररिज्म एक्ट करके एक डेफिनेशन की बात हुई थी, भारत ने वही पास किया था, पर वो अभी तक यूनाइटेड नेशन उसको लिया नहीं गया, यूनाइटेड नेशन में पास नहीं हुआ है। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटी के जो स्टैचूज हैं बहुत ज़्यादा डील करती हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लर्ड लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेग लगता है भारत को ऐसा सारी एक्टिविटीज़, और बहुत ज़्यादा वेस्टर्न डोमिनेटेड लगता है, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न टिल्टेड लगती है सब एजेंसीज़। इसी वजह से भारत इन सब एजेंसीज़ का पार्ट नहीं बनता कई बार। वैसे भी हम बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती नहीं है, हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करते हैं अपनी सारी चीज़ों को। तो इंडिया का जो स्टैंड रहा है आईसीसी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहा है। हम अपने आप को देखते हैं, इंटरेस्ट अपना देखते हैं, और हम नहीं इन सब चक्रों में पड़ना चाहते कि हम कुछ भी अगर क्रैकडाउन करें, क्योंकि हमारा कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट्स हैं, तो उसके लिए हमारे किसी भी इंडिविजुअल को आप फट से आईसीसी में लेकर चले जाओ, ये भी चीज़ सही नहीं है। और जैसे मैंने बोला, फंडिंग की बहुत इशू होती है, वेस्टर्न डोमिनेटेड रहते हैं सारे, और बहुत ज़्यादा टिल्टेड रहते हैं, कई बार बायस्ड बहुत ज़्यादा इनका जजमेंट आया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के खिलाफ बहुत बायस रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, जिसमें मैंने ट्राई करा जितना भी सिलेबस में पार्ट है वो मैंने कवर करें आईसीसी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड इफ यू लव द कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड एज इंपॉर्टेंट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड, बिकॉज अगर आप उनसे करोगे फिर वो करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए कि आई विल गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। थैंक यू।